नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 200 करोड़ के करीब पहुंचा द कश्मीर फाइल्स का आंकड़ा। सीएम योगी से विवेक अग्निहोत्री और पूरी टीम ने की मुलाकात। बॉलीवुड गैंग ने भी तोड़ी चुप्पी। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब को फिर लगा झटका। कोर्ट ने 4 अप्रैल तक बढ़ाई हिरासत, दी बिस्तर गद्दे कुर्सी इस्तेमाल करने की इजाजत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पर सस्पेंस खत्म। पुष्कर सिंह धामी दोबारा बनेंगे सीएम। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। ममता बनर्जी के भतीजे पर शिकंजा। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ। बौखलाई ममता बनर्जी। संकट में फंसे इमरान खान को याद आया भारत। जमकर की तारीफ, कहा भारत की विदेश नीति को करता हूं सलाम। सबसे पहले बात द कश्मीर फाइल्स की। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने सारे बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कमाई का आंकड़ा 200 करोड़ के करीब पहुंच गया है। इसी बीच द कश्मीर फाइल्स के कलाकारों ने सीएम योगी और राज्यपाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम योगी ने टीम को बधाई देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय चेहरे को बेनकाब करती है। निसंदेह ये चलचित्र समाज और देश को जागरूक करने का काम करेगा। इसी बीच बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भी फिल्म की तारीफ की है और कहा कि हिंदुस्तानियों को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, फिल्म की सफलता जैसे ही आसमान छू रही है, वैसे ही बॉलीवुड गैंग ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। क्या कहेंगे आप आमिर खान के बारे में? देखिए, आमिर खान हो या कोई और हो, सत्य के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है। सत्य यही है कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और ये दूसरा सप्ताह चल रहा है, लेकिन कमाई में कोई कमी नजर नहीं आ रही, ज्यादा ही कमाई हो रही है जी। 1 करोड़ 70 का आंकड़ा क्रॉस हो गया। कल परसों तक में ये 200 करोड़ के पास जाएगा और हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये 500 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनेगी। और अब वो योगी जी से भी मिल रहे हैं, उन तमाम मुख्यमंत्रियों से भी ये मुलाकात करेंगे जिन जिन राज्यों में इसे टैक्स फ्री किया गया है। करना भी चाहिए। राजनीति भी जमकर हो रही है, वो होगी, क्योंकि इस फिल्म ने अब तक जिस सच को छिपाया गया था, जिन राजनीतिक दलों ने यह तय कर लिया था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का पलायन हो, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो, उसको नजरअंदाज कर देना है। और दूसरे समुदाय में अगर छोटी सी भी कुछ घटना घटे तो हिंदुओं को किस तरह से बदनाम किया जाए, ये प्रपंच जो 70 साल से चल रहा था, सिर्फ एक मूवी ने इस नैरेटिव को अपसाइड डाउन कर दिया है। अभी सफलता की सिर्फ शुरुआत है। ये फिल्म ऐतिहासिक है और इसके बाद बॉलीवुड के तमाम डायरेक्टर्स को ये सोचना पड़ जाएगा कि वो पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ नाच गाना करेंगे या फिर वो हकीकत को सामने लेकर के आएंगे जिन हकीकत को अब तक छिपाया गया है। जी बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स ने दुनिया में धमाल मचा दिया है तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद नवाब मलिक को फिर बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि कोर्ट ने नवाब मलिक को न्यायिक हिरासत के दौरान बिस्तर, गद्दे और कुर्सी मुहैया कराने की इजाजत दी है। दरअसल मलिक के वकील ने अदालत में दलील दी थी कि उनकी पीठ में दर्द है, लिहाजा उन्हें बेड पर सोने की इजाजत दी जाए, जिसके बाद कोर्ट ने कई मामलों में उन्हें छूट दे दी है। डॉक्टर साहब, नवाब की जिस तरह से न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ती जा रही है, 4 अप्रैल तक फिर से जेल में हैं, ये निकल पाएंगे बाहर? देखिए, लंबे जाएंगे। इनके पड़ोसी हैं वहाँ अर्थर रोड जेल में, उनको देख देख के उनको भी अब डर लगने लग गया होगा कि ये बेचारा अनिल देशमुख ये तो गद्दे पे सो रहा है, क्योंकि कोर्ट में अनिल देशमुख ने कहा था कि हमारे पीठ में दर्द है और जो जेल के अंदर जो बिस्तर है उसमें मैं सो नहीं पाता। यही अर्जी
नवाब मलिक के डॉक्टर्स ने भी लगा दी कि भाई हमारे जो क्लाइंट हैं उनकी भी पीठ में दर्द है, तो घर से बिस्तर वगैरह आ गया। कुर्सी क्यों मंगवाई गई ये समझ में नहीं आ रहा। शायद नवाब मलिक को वो आदत थी रोज़ सवेरे सवेरे 10 बजे टेबल कुर्सी बैठ करके अनर्गल आरोप लगाना, बयानबाजी देना, जिसको सारे मीडिया वाले दिखाते थे, ये कहना कि अर्नब गोस्वामी को तो पहले इतना टॉर्चर हम लोग करेंगे कि वो आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाएगा। आत्महत्या क्या करेगा? आप लोगों ने सारी चीज़ें कर दी, चैनल नंबर 1 हो गया। दूसरी तरफ रोज चेयर कुर्सी पे बैठ करके ये कहते थे कि ये जो समीर वानखेड़े है उसकी पहले नौकरी जाएगी, उसके बाद ये जेल जाएगा। ये जेल पहले पहुंच गए, नौकरी अभी बरकरार है, और इसलिए उस नौकरी को खाने के लिए 14 दिन से बवाल मचा हुआ है असेंबली के बाहर। वहाँ पे हड़ताल चल रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी के विधायक मंडल वो ये चाहते हैं कि जेल के अंदर कोई मंत्री बैठा हुआ हो, वो मंत्री कैसे रह सकता है। और अब तो देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कह दिया कि ये उद्धव ठाकरे की सरकार नहीं है, ये ये दाऊद इब्राहिम के आदेश पे चलने वाली सरकार बन गई है। दाऊद इब्राहिम का आदेश आ गया कि नवाब इस्तीफा नहीं देंगे तो उससे कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। अदरवाइज कोई सरकारी अधिकारी होता है वो एक दिन के लिए भी जेल जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में शर्म नाम की चीज़ इवोपोरेट कर गई है, गायब हो गई है। इसलिए किसी को ये शर्म भी नहीं आ रहा कि आपका 2 मंत्री जेल के अंदर है। एक से आपने इस्तीफा ले लिया, दूसरा का अब तक आपने इस्तीफा क्यों नहीं लिया? जी डॉक्टर साहब, एक तरफ उद्धव सरकार की कुर्सी नवाब मलिक की वजह से हिंडोले खा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की कुर्सी पक्की हो गई है। उत्तराखंड में सीएम पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में पुष्कर सिंह धामी को नेता चुना गया, यानी अब धामी ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर दोबारा शपथ लेंगे और 23 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा। विधायक दल की इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी मौजूद थे। मंथन किया और धामी के नाम पर आखिरी मोहर लगाई गई। तो डॉक्टर साहब, आज फिर बहुत बड़ा फैसला हुआ है। पुष्कर सिंह धामी जी एक बार फिर उत्तराखंड के मंत्री बन गए हैं। ये पुष्कर फ्लावर नहीं फायर है। यही बात राजनाथ सिंह ने कही थी जब कैंपेन चल रहा था। प्रधानमंत्री ने भी बार बार इस बात को दोहराया कि धामी साहब ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके चेहरे पे वोट लिए गए और इसलिए फैसला धामी साहब के फेवर में आया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी है नहीं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा डिनर टेबल पे बैठ जाएं और तय कर दें कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, इसका चेहरा पसंद नहीं, इसका बयान पसंद नहीं आया, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाए। वो चीज़ें नहीं हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत सही फैसला लिया और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के पास एक मैसेज दे रहा है कि काम आप करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो आप सारी ऊंचाइयां, सारी बुलंदियों को छुएंगे। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनेंगे तब आप किसी काम के नहीं होंगे। और इसलिए धामी साहब को वापस चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। एक बहुत ही सूझबूझ वाला फैसला। अदरवाइज आप देखिए, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर पंजाब में ऑलरेडी चल रहा था, उसको हटा करके राहुल गांधी ने कैसे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी। तो राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी में यही फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी जन भावना को जानते, समझते और उसकी कद्र करते हैं। राहुल गांधी अपनी मनमानी करते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक तरफ जश्न का माहौल तो दूसरी तरफ ममता के परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को ईडी ने दिल्ली तलब किया और कई घंटों तक पूछताछ की। ये पूछताछ राज्य में ईस्टर्न कोलफील्ड से जुड़े कोयला तस्करी मामले में की गई। ईडी की इस कार्रवाई के खिलाफ अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के गलत
इस्तेमाल का भी आरोप लगाया है। डॉक्टर साहब, जो ईडी ने शिकंजा कसा है वो अभिषेक बनर्जी पर कसा है, लेकिन बौखलाहट जो बढ़ रही है वो ममता बनर्जी की बढ़ रही है। ममता बनर्जी के बौखलाने से क्या फर्क पड़ता है? ममता बनर्जी का तो नेशनल स्टेचर ही जीरो है। बड़े बड़े तुर्रम खां इन एजेंसियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। शरद पवार जैसे वरिष्ठ लीडर इसके चक्करघन्नी में हैं। गलत करेंगे तो उसे राजनीतिक दबाव के कारण सही नहीं किया जा सकता। अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी को यह बताना चाहिए कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी के अकाउंट में कहां से पैसे आ रहे थे, वो पैसे कैसे लंदन और सिंगापुर चले गए। ये तमाशा नहीं चल सकता। और आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तो लोग पहले भी खटखटा चुके हैं। अधिकार क्षेत्र क्या होता है? आपके पास पैसे हैं, बैंक अकाउंट है, नंबर है, ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो टेप्स हैं, लोगों के बयान हैं। चोरी और सीना चोरी। बार बार जो मेन अक्यूज है वो ये कह रहा है कि हम सिर्फ एक नहीं, हर महीने 150 करोड़ रुपए पॉलिटिकल बॉसेस को बांटते थे। ये जो मुख्य आरोपी है उसका इकबालिया बयान है। और ये कह रहे हैं कि भाई अधिकार क्षेत्र, माने आप चोरी भी करें और उसमें बहानाबाजी करें कि भाई केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और उसके बाद सिर्फ यहीं पे बात नहीं मैंने खत्म होती है। ममता बनर्जी ने एक और तमाशा किया, और पता नहीं टेलीविजन चैनल वाले ममता बनर्जी के कौन से दबाव में हैं कि जो इस हकीकत को बता नहीं रहे। कलकत्ता पुलिस ईडी अफसर को ही वो दे दी समन कि इस कोयला घोटाले में एक ऑडियो टेप भी बाहर आया था। तो ये कैसे बाहर आ गया, क्यों आ गया? अच्छा भाई ठीक है, आप इस तरह से तंग करना चाहते हो तंग कर लो, ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करना चाहता है कर लो। ममता बनर्जी एक उस तरह की राजनीति में उतारू हो चुकी है जहां वो हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के नियम कानून को हर बार हर जगह तिलांजलि दे रही है। इनका सबसे लाडला आईपीएस ऑफिसर जब पकड़ा गया था रंगे हाथ, जब सीबीआई की टीम पहुंची थी तो सीबीआई के ऊपर ही हमला करवा दिया था ममता बनर्जी ने। और एक मुख्यमंत्री एक अक्यूज्ड के घर जाकर के उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रही थी। वो तो बंगाल की जनता अभागी है। मैं बार बार कहता हूं, ये जो बीफ ईटिंग भद्रलोक है बंगाल का, वही बंगाल को विनाश की ओर लेके जा रहा है। अदरवाइज ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति कर रही है, किसी दूसरे राज्य में ये जनता अलाउ नहीं करती। जी डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी केंद्र को कोस रही हैं तो वहीं पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को भारत की याद आ रही है। इमरान खान की कुर्सी संकट में पड़ गई है क्योंकि विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया है और इमरान के नेताओं ने भी विपक्षी नेताओं का रुख कर लिया है। चौतरफा फंसने पर अब इमरान खान को भारत की याद आई है। इमरान खान ने सार्वजनिक तौर पर भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे पड़ोसी की विदेश नीति उसके लोगों के लिए है। भारत क्वाड का सदस्य है लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद वो रूस से तेल भी खरीद रहा है। डॉक्टर साहब, आखिर इमरान खान को अचानक से भारत की याद कैसे आ रही है? इतनी तारीफ कैसे? देखिए, भारत की याद नहीं आ रही, वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने सरेंडर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की जो विदेश नीति है वो देश की जनता की ओर समर्पित है, वो सेल्फ इंटरेस्ट पे करते हैं। सही बात है, अकल आई, दुरुस्त आई, लेकिन थोड़ी देर के बाद आई। कल तक यही प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी के कोसते रहते थे। तमाम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो डेकोरम है उसकी तिलांजलि देते हुए ये तमाशा करते थे। मोदी को हत्यारा बोलते थे तो कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। अब सरकार इनकी जाने वाली, ये तय हो गया है। बाजवा ने भी कह दिया कि पहले ही अपनी बेइज्जती करवानी है तो वोटिंग करवाना, अदरवाइज पहले ही इस्तीफा दे करके अपने आप को शहीद बनवा लो। तो अब क्या करेंगे इमरान खान? इमरान खान वापस राजनीति में तो आएंगे नहीं। लोग इतने नाराज़ हैं तो हिंदुस्तान का रुख, हिंदुस्तान के प्रति नरमी इसलिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जाएगी तो कमेंट्री वगैरह तो करना पड़ेगा, मैच के दौरान एक्सपर्ट कमेंट तो देना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। हिंदुस्तान आना जाना, उनके बहुत सारे दोस्त हैं लुटियन जोन में।
जिस व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलना नहीं आता हो, वो हर स्पीच में पाकिस्तान के अंदर आरएसएस को कोस रहा है। तो आपको पता है कि नहीं कि ज़्यादातर स्पीचें जो हिंदुस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, वो दिल्ली के पत्रकारों के द्वारा भेजा जाता है। ये नेक्सस है इमरान खान और दिल्ली के तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड और सेकुलर मीडिया गैंग से। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है, तो मुबारकबाद, लेकिन अब तो बहुत देर हो गया, ख़त्म कहानी इनकी। वापस इनको जो है क्रिकेट के बारे में ही बताना पड़ेगा, कमेंट्री करनी पड़ेगी, ऑफ साइड कौन सी बॉल जा रही है, लेग साइड कौन सी बॉल जा रही है। देश चलाने तो इनको नहीं आया, और पाकिस्तान की जनता की ये मूर्खता हुई कि आपने एक ऐसे शख्स पे भरोसा दिखा दिया जो किसी काबिल नहीं था। तो कुर्सी जाने के बाद काम तलाशने के लिए भारत की तारीफ की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।